अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अभी रात के 2 बजे हैं और मैं आपके लिए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके मेंटर आफाक सर ने मुझे एक टास्क दिया था आज शाम को कि हम अपने स्टूडेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने कमेंट में पोज किए थे फॉर रिकंसिडरेशन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द रिवाइज्ड आंसर की, तो उन क्वेश्चंस को हमें प्रेजेंट तो करना है जेकेपीएससी के सामने, लेकिन उसका कुछ डॉक्यूमेंटल प्रूफ होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, कुछ लेजिटिमेट डॉक्यूमेंटल प्रूफ होना चाहिए, वो ऐसे नहीं मानते। तो इस लिहाज से मैंने अभी तक जितने भी वहाँ पे क्वेश्चंस पढ़े हैं उनका प्रूफ ढूंढने की कोशिश की। तो कुछ क्वेश्चंस का अभी तक मैं ढूंढ पाया जो कि वो इंशाल्लाह कंसिडर करेंगे। और ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता अगर आपने जितने भी क्वेश्चंस वहाँ पे दिए हैं उसका जो आपको सही आंसर लगता है, उस सही आंसर के लिए आपने कोई ना कोई वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लिखा होता जो कि मैं इजीली रेफर करता। खैर, अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि जो कोई क्वेश्चन इसमें नहीं इंक्लूड हुआ है, इंशाल्लाह कल और इंक्लूड करेंगे सुबह वहाँ लेने से पहले, और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड करूँगा जो भी वहाँ पे कमेंट में हमें मिलेंगे। लेकिन आप सबसे एक गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके अगर कोई आंसर बता रहे हैं कि इसका ये है, तो उसका आप रेफरेंस साथ रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपको लगता है कि अभी मैं जो यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर बता रहा हूँ, किसी को लगता है कि ये आंसर नहीं आ रहा है इसमें, तो मेहरबानी करके उसके लिए भी आप राइट आंसर का वहाँ पे कोई ना कोई रेफरेंस रखेंगे कमेंट में। ठीक है, तो क्योंकि सुबह लेने से पहले जब हमारा कोई पर्सन वहाँ पे टीम हमारा जाएगा, वो क्वेश्चन लेने से ये क्वेश्चन लेने से पहले हम आपके कमेंट्स देखेंगे फॉर अगेन कंसिडरिंग कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं कौन से आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, रेफरेंस इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए प्रूफ ज़रूरी होना चाहिए। एक क्वेश्चन सबका जो जिसमें सब कह रहे थे कि ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर दिस क्रॉप, इस क्रॉप के लिए जो ऑप्टिमल कंडीशंस हैं वो आपको क्या क्या है, कूल टू वार्म टेम्परेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, रिच सॉइल्स, फ्यू पेस्ट्स और डिजीज। और टेम्परेचर जो है अगर मॉडरेट से कुछ एक्सेलरेट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, फ्रूट राइपनिंग ज़्यादा तेज़ होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि हार्वेस्ट क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो किस क्रॉप के बारे में जिक्र की जाती है? द आंसर इन द आंसर की इज़ प्रोबेबली दिस आलमंड्स, बट इसका जो रियल आंसर है दैट इज़ कॉफ़ी। ये आप सब ने वहाँ पे लिखा था, रेफरेंस नहीं दी थी ना, तो ये यहाँ पे रेफरेंस है, ये कब पता नहीं कब पब्लिश हुआ है, दिस इज़ द पब्लिश कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे रिसर्च पेपर क्या है ये। तो उसके बाद व्हाट हैपन्स इन वार्मर क्लाइमेट। अब देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज रिटन इन द क्वेश्चन दियर, वार्म कूल टू वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट, रिच सॉइल्स, फ्यू पेस्टिस और डिजीज। ये सेंटेंस एग्जैक्टली वही है। नेक्स्ट, एबो मॉडरेट टेम्परेचर, राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग एक्सेलरेट होगी। ठीक है, और फ्रूट राइपनिंग जो है इससे एक्चुअली क्या होता है कि जो कॉफ़ी बीन्स हैं उनकी क्वालिटी डिग्रेड होती है। तो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ द क्वेश्चन इज पोज्ड, और इसका आंसर कॉफ़ी आएगा। यही आंसर सुबह प्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अराउंड एफडीआई इन इंडिया। तो यहाँ पे बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जो था वो 58.37 बिलियन था, जो कि 22% हायर है कंपेयर टू 8 मंथ्स ऑफ 2019-20। अब देखिए ये फिगर जो यहाँ पे हैं, जब मैंने यहाँ पे ये न्यूज़ वगैरह चेक की पीआईबी की, तो ये फिगर्स एग्जैक्ट फिगर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। देखिए कहाँ पे, टोटल एफडीआई इनफ्लो ऑफ 58 बिलियन रिसीव ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2020। दिस इज नॉट रिटन हियर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, यहाँ पे ये जिक्र नहीं की गई है। इसके बरक्स अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ पीआईबी की देखेंगे, लेटर जून मई में पब्लिश हुई है, दैट इज टोटल एफडीआई इनफ्लो ऑफ यूएस बिलियन इतना इतना 10% मोर देन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे टोटल एफडीआई जो है वो 2020-21 फोल फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे जिक्र की जा रही है, दैट इज 81.72 बिलियन। समझ आ रहा है, विच इज 10% मोर। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस जो है दैट इज नॉट करेक्ट। ये यहाँ पे ये जो है दिस इज फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर, नॉट द होल फाइनेंशियल ईयर। तो ये वाला सेंटेंस इसमें गलत है। दूसरा है एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया हैव कंस्टेंटली इंक्रीज सिंस फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से अभी तक। ठीक है, अब इसके लिए यही पीआईबी के जो फिगर्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको अच्छे से देखेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 45, 55, 60, 60.2 टू 60.97, 62, तो ये इंक्रीज ही हो रहा है, एंड दैट मीन्स दिस सेकंड सेंटेंस इज, ये वाला सेंटेंस इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट इज एफडीआई इक्विटी। ये जो है इस सेंटेंस को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर सेकंड सेंटेंस हमें करेक्ट आ रहा है दैट इज दिस वन, और पहला गलत आ रहा है। अब सेकंड के साथ कहीं पे 3 है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर यही होगा। समझ आ रहा है? अब सेकंड के साथ 3 तो है ही नहीं कहीं पे, तो इसका मतलब सेकंड ही इसका आंसर है। तो ये वाला सुबह प्रेजेंट किया जाएगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपने जो कमेंट में लिखा था, जो कि बहुत स्टूडेंट्स ने लिखा था, दैट इज दिस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। अब देखिए
सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऐड और, हाँ अब देखिए ये जो है ध्यान रखिएगा, विच इज इट इज सेइंग दैट विच इज नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है। अब ये जो सेंटेंस है इसमें हमें देखना है कि क्या ठीक नहीं है सेंटेंस एक्ट के मुताबिक, ठीक है। जो ठीक नहीं होगा वही आंसर होगा, इसमें वही सिलेक्ट करना होगा। अब देखिए विच इज़ नॉट ट्रू। अब देखिए लेकिन हम यहाँ पे जब एक्ट, इसके लिए हमने ये सारा एक्ट डाउनलोड किया। अब देखिए यहाँ पे इसमें एक सेंटेंस ये आता है, पहला सेंटेंस यहाँ पे दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऐड और रिमूव कमोडिटीज़ फ्रॉम द लिस्ट मेंशन्ड इन द एक्ट। इस एक्ट में जो कमोडिटीज़ हैं उनको वो ऐड और रिमूव नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे विच इज़, यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये सेंटेंस जो है इस यहाँ पे लिखा है कैन नॉट ऐड, ठीक है, कैन नॉट ऐड, याद रखेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये सेंटेंस कैन नॉट गलत है। वाई इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं 2A के तहत क्या होता है, देयर इज एडिशन ऑफ ए कमोडिटी टू द सेड शेड्यूल और रिमूवल ऑफ द कमोडिटी टू द सेड शेड्यूल। तो ये आप जूम करके देखेंगे यहाँ पे ये, इस लिहाज से ये सेंटेंस जो है एक्ट के मुताबिक ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस गलत है, इट इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द एक्ट। तो वही चीज़ ये बता रहा है ना, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। क्या एक्ट के बारे में क्या ठीक नहीं है, तो ये वाला जो है ये वाला ठीक नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या होना चाहिए एक्ट के मुताबिक, कैन ऐड, ये होना चाहिए। तो इसका ये तो डेफिनेटली आंसर है अभी तक ये। आप देखते हैं नेक्स्ट 1 के साथ यहाँ पे 2 भी है ना, अब 2 भी चेक करना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फॉर रेगुलेटिंग और प्रोहिबिटिंग द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन देयर ऑफ एंड ट्रेड एंड कॉमर्स देयर। इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, कंट्रोल हर तरीके से कंट्रोल करता है कि नहीं करता है। देखिए पावर्स टू कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, इसमें डिटेल जब आप पढ़ेंगे तो ये आंसर इसी से निकलता है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज फॉलिंग अंडर द एक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द एक्ट, नॉट ट्रू बट दिस इज ट्रू, तो ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर नहीं आएगा। अगर ये भी इसी तरह से यहाँ पे जिस तरह यहाँ कैन नॉट ऐड है, तो ये आप समझ सकते हैं, जिनको कन्फ्यूजन होगा तो ये वाला आंसर इसमें नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। इसमें 1 आ रहा है, 1 के साथ चांसेस थे 2 के, यहाँ पे ऑप्शन में 2 कहीं पे 2 भी नहीं आ रहा है इसमें, इसका मतलब है इसका यही आंसर होगा। तो कल जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं दैट विल बी ओनली 1। अब अगर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह होगा वो कमेंट में रखिएगा, अगर आपको लगता है कि दूसरा आंसर इसका आएगा तो वो दिखा जाएगा। मैच लिस्ट 1 करेक्टली विद लिस्ट सेकंड। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पोज किया था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है अगर हम लॉजिकली सोचें तो ये क्वेश्चन जो है दिस इज़ रॉन्ग, इसमें ऑप्शंस गलत। फॉल्ट ये है कि हॉरिजन हम स्मॉल से आप रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हॉरिजन आपको कैपिटल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ABCD। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसका आंसर देखने की ज़रूरत है ही नहीं। अब अगर इसमें से देखेंगे भी फिर कोई मिलता है, लेकिन टेक्निकली दिस क्वेश्चन, इसका जो इन्होंने फॉर्मेट यहाँ पे रखा है ये रॉन्ग, ये कैंसिल होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे ही नहीं। बाकी आप सबको पता है, मैंने भी आपको पढ़ाया था, इसमें हॉरिजन ABCD, ये एक जगह पे मैंने भी आपको पढ़ाया, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका क्या आएगा। टॉप सॉइल इसके साथ हॉरिजन B का आएगा आपका सब सॉइल, फिर होती है अनवेदर्ड रॉक, फिर होती है सॉलिड बेड रॉक, वो सबको पता है। बट इसका आंसर ये क्वेश्चन कैंसिल होना चाहिए फिर इस तरह से, जो कि होगा भी मुझे लगता है। नेक्स्ट इस ये जो है अबाउट विच क्वेश्चन दिस इज, या इट इज़ दिस ओनली, हॉरिजन के बारे में है। अब देखिए हॉरिजन का यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दिया था, बट दिस विल बी कैंसल्ड आई थिंक। वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया इज नोन एज, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी किसी ने पोज किया था और उसमें काफ़ी सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स वहाँ पे रखे। देखिए आप जितने भी जहाँ पे भी पढ़ते हो, आई हैव बीन टीचिंग दिस इकोलॉजी, स्टडिंग एज वेल एज टीचिंग, तो एंडेमिक क्राउन आपको ये इसकी जिक्र मैंने आप अभी तक नहीं देखी है। हम कई जगहों पर पढ़ते हैं इट इज़ द होम टू एंडेमिज्म, ऐसा लिखा जाता है वेस्टर्न घाट्स के लिए। तो इसमें जो प्रोबेबली इसमें जो बेटर ऑप्शन होनी चाहिए थी वो एंडेमिक होम होनी चाहिए थी। अब देखिए यहाँ पे ये है न्यूज़, ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। इसमें कहीं पे मैंने हाईलाइट किया था, जस्ट अ मिनट वेट, ये देखेंगे आप, वेस्टर्न घाट्स आर होम टू सेवरल रेयर एज वेल एज एंडेमिक स्पीशीज। तो कहीं पे भी आप पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ द केस में आपको क्या मिलेगा, वेस्टर्न घाट्स आर द होम टू एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक होम कह सकते हैं हम, ठीक है। अब ये पता नहीं इसमें क्या क्या क्वीन भी रखा है, क्राउन भी रखा है, ये देखिए दोबारा, होम टू रेयर एंडेमिक फ्लोरा एंड फाना, ठीक है। अगर इसको एंडेमिक क्राउन कहते हैं तो फिर ये, अगर आपको लगता है किसी को कि इसका क्राउन ही आंसर है, तो मेहरबानी करके उसकी जो रेफरेंस है वो आप कमेंट में रखिएगा, कहाँ पे लिखा है। मे बी ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड वी आई माई सेल्फ कैन रेक्टिफाई कि इसमें कहीं पे लिखा है, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली कि इसमें कहीं पे होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ इसके अलावा एक बुक में जो लिखा है, ये एक बुक है वेस्टर्न घाट्स, बायोडाइवर्सिटी इन द वेस्टर्न घाट्स,
यहाँ पे भी कहीं पे देखा था मैंने, एंडेमिक स्पीशीज़, एंडेमिक रेयर, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स और होम टू मनी एंडेमिक स्पीशीज़। ओके, तो कई जगहों पे, अगर इसमें एंडेमिक होम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन होम टू एंडेमिज्म, एंडेमिक स्पीशीज़ कई जगहों पे आपको मिलता है। तो बाकी ये पता नहीं उनके जो कि JKPSC जिन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है उनके जहन में क्या चल रहा था, तो वो वही जाने उनके जहन में क्या आंसर चल रहा था। व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग, ठीक है, ये वाला जो है इसका मैंने यहाँ पे ये भी कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन था, तो इसका मैंने यहाँ पे रेफरेंस वगैरह नहीं लिखी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं बताऊँगा कि कोरल ब्लीचिंग क्या है। कोरल्स जो होते हैं, कोरल्स क्या होते हैं, दीज आर जो कि नाइडेरिया होते हैं, ये एक किस्म के एनिमल्स होते हैं जिनको जो पॉलिप्स होते हैं, ये जो होते हैं इनके साथ एल्गी एसोसिएटेड होती है। एल्गी, ये एनिमल है, ये एनिमल है, ये एल्गी है, और एल्गी जो है ये कलर देते हैं इसके लिए। अब क्या होता है कि किसी भी तरीके से अगर इस एनिमल पे कोई स्ट्रेस पड़ती है, इस पॉलिप पे स्ट्रेस पड़ती है, स्ट्रेस अगर इसको किसी भी तरीके से पड़ती है, तो ये क्या करता है, एज अ रिजल्ट, एज अ रेस्पॉन्स, ये इस एल्गे जो इसके साथ हमेशा एसोसिएटेड होती है, एंडोसिम्बायोंट होती है, मतलब सिम्बायोसिस होता है इसके साथ, ये इस एल्गे को फेंक देती है, ये इसको अपने साथ नहीं रखती है। बट एल्गे जो है ये कलर प्रोवाइड करती है, कलर प्रोवाइड करती है, और ये इसके पॉलिप के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब जब इस पर स्ट्रेस होती है तो अलगे को ये रिमूव करने की कोशिश करता है, और अलगे जब इससे दूर हो जाती है तो यहाँ पे इसका कलर जो है वो कम हो जाता है, ये वाइटिश हो जाता है। तो इसका मतलब है अलगे का दूर जाना बॉडी से, इसका ब्लीच होना, कोरल्स का ब्लीच होना। अब देखिए ये स्ट्रेस की वजह से होती है, और स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस कई तरीकों से हो सकती है। स्ट्रेस अब देखिए पॉल्यूशन भी से भी हो सकती है, जनरल पोल्यूशन हो, या इवन ऑयल की वजह से, ऑयल पोल्यूशन से भी, तो पोल्यूशन हो या ऑयल पोल्यूशन हो, ये दोनों इन चीज़ों से भी हो सकती है। इवन ये केमिकल से भी हो सकती है, केमिकल भी इसका रीज़न हो सकता है। कुछ केमिकल्स ओशन में जाते हैं, स्पेशली जो कि सनस्क्रीन्स होते हैं, सनस्क्रीन में काफ़ी सारे केमिकल्स हैं, जैसे ब्यूटाइल पैराबिन होता है, जैसे उसमें होता है कैम्फर डेरिवेटिव्स होते हैं, या ऑक्टेनाजोल होते हैं। ये काफ़ी सारे कुछ केमिकल्स हैं जो कि सनस्क्रीन्स में यूज़ होती हैं, सनस्क्रीन्स में यूज़ होती हैं, वो भी इस अलगे के लिए ठीक नहीं होते हैं, वो भी कोरल ब्लीचिंग कर देते हैं, मतलब इसका कलर फेड हो जाता है कोरल्स का। और इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहते हैं तो कॉपर है, कुछ हर्बिसाइड्स हैं, ये भी कोरल ब्लीचिंग करा दें, तो केमिकल्स भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये कोरल ब्लीचिंग वाला, ये भी इन्होंने कुछ इसके ऑप्शंस जो है ना, ये ट्रिकी अंदाज से डाले हैं, बट आई थिंक कि ये ऑप्शंस इसमें जो ये वार्म वाटर उन्हें आंसर दिया है, ये उनको इधर कुछ और लिखना चाहिए था। अब देखिए नेक्स्ट थिंग, पोल्यूशन, केमिकल्स भी आ गया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो इसके लिए है, दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, कोरल्स जो होते हैं ना, कोरल्स ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, कुछ ये मैक्सिमम अप टू 31 डिग्री सेल्सियस, 20 से लेके 31 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, ये जो रेंज है इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कोरल्स फ्रॉम 22 टू 29, लेकिन कुछ कोरल्स जो हैं वो 31 तक जा सकते हैं, और नीचे वाला रेंज उनका 20 तक जा सकता है। तो इसी रेंज में 20 से 18 से नीचे जाता है तो कोरल्स पे स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाती है, 31 से काफ़ी ऊपर जाता है तो स्ट्रेस बढ़ जाती है। तो इनके लिए कुछ वार्म टेम्परेचर ही चाहिए इनकी ग्रोथ के लिए, वार्म टेम्परेचर चाहिए इनकी ग्रोथ के लिए। बट वन थिंग ओवर हियर कि अगर ये वार्म टेम्परेचर जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा होगा, वो कंटिन्यूसली फॉर मनी वीक्स हो जाएगा, तो उससे कोरल्स पे स्ट्रेस बढ़ती है, ये चीज़ स्ट्रेस आ जाती है, हीट स्ट्रेस, और वो कोरल्स यही चीज़ करते हैं कि अलगे को दूर फेंकते हैं और कलर इनका फेड हो जाता है। कलर इनका फेड होना मतलब कलर इनका खत्म होना, दैट इज कोरल ब्लीचिंग। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो है, दिस इज कंसिडर्ड द मेन रीजन ऑफ कोरल ब्लीचिंग, और ये न्यूज़ में भी आया होगा, आई थिंक फ्यू ईयर्स बैक इट वाज कि ग्रेट बैरियर रीफ में जो हुआ था, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि इन्होंने यहाँ पे ये ऑप्शन जो दिया है वार्म वाटर, वार्म वाटर जो है ये ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने, हमारे स्टूडेंट्स ने जो आंसर कुछ और पोल्यूशन करके आए हैं या केमिकल्स लिख के आए हैं, वो इसलिए वार्म वाटर्स को अवॉइड किए हैं। आई एम प्रोबेबली दिस इज़ द रीज़न कि उनको लगा होगा कि वार्म वाटर्स आर नेसेसरी फॉर द कोरल ग्रोथ, एंड दैट इज़ गुड। वो ट्रू है कि कोरल्स जो है उनको वार्म वाटर ही चाहिए, ना कि हॉट वाटर में भी वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वहाँ पे भी उनके लिए बेटर नहीं होता, और बहुत कोल्ड वाटर भी उनके लिए बेटर नहीं होता, वार्म वाटर उनके लिए बेटर होता है। अब देखिए ये जहन में रख के उन्होंने इस ऑप्शन को छोड़ दिया है, ठीक है। बट इन्होंने जो कि JKPSC है, उन्होंने इसी ऑप्शन को मार्क किया है आंसर की में। अब उन्होंने इस ऑप्शन को इसलिए मार्क किया क्योंकि उनके जहन में क्या चल रहा है कि वार्मिंग ऑफ वाटर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको अवॉइड इसलिए किया है बिकॉज दे थिंक कि इससे क्या होता है कि इससे ये तो वार्म वाटर तो नेसेसरी है फॉर कोरल रीफ बिल्डिंग, तो उनका कसूर भी नहीं है। अब देखिए
उनको क्या करना चाहिए था जेकेपीएससी को, अगर यहाँ पे इसके बजाय ये ऑप्शंस अच्छे से उन्होंने नहीं दिए हैं, उनको क्या करना चाहिए था, उनको यहाँ पे लिखना चाहिए था इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ओशंस, ये लिख सकते थे वो, या वो लिख सकते थे कंटिन्यूस इंक्रीज इन ओशनिक टेम्परेचर, या वो ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली लिख सकते थे। ठीक है, तो ये वो लिख सकते थे। अब देखिए केमिकल्स भी इसमें आ सकता है, पोल्यूशन भी आ सकता है, वो वार्म वाटर अगर हम ग्लोबल वार्मिंग के सेंस में लिखेंगे तो ये भी आ सकता है। अगर यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग लिखा होता या इंक्रीज इन ओशनिक टेम्परेचर कंटिन्यूसली, सस्टेन इंक्रीज इन ओशनिक टेम्परेचर, तब मोस्ट प्रोबेबल यही बी वाला था। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और इंक्रीज टेम्परेचर जो है दैट इज मेन रीज़न। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वार्म वाटर लिखा है, इस लिहाज से इन्होंने वो पॉसिबिलिटी भी इसमें डाल दी है कि जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिसकी वजह से कंफ्यूज हो गए थे कि हाँ वार्म वाटर जो है ये तो कोरल बिल्डिंग के लिए, कोरल रीफ बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक कि ये वाला क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से कैंसिल ही होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन भी कैंसिल ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये भी आंसर आ सकता है, पोल्यूशन भी आंसर आ सकता है, वार्म वाटर एज इट सेल्फ कैन नॉट बी इट्स आंसर। यहाँ अगर उनके जहन में चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग तो यही आंसर है, बट दे शुड हैव रिटन देयर वार्म इंक्रीज इन द ओशन टेम्परेचर, क्योंकि वार्म वाटर इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुटिंग कंफ्यूजन इन अदर वे कि ये नेसेसरी है फॉर कोरल रीफ। तो ये वाला भी क्वेश्चन भी कोशिश करेंगे हम, ये भी प्रेजेंट करेंगे। बाकी और भी क्वेश्चंस जो हैं उनको भी हम कल देखेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी हम क्वेश्चंस वहाँ से जॉट डाउन कर पाए वो इतने। आपको इन क्वेश्चंस में लगता है कि कोई आंसर इसका नहीं है तो मेहरबानी करके उसका रेफरेंस भी आप रखिएगा। नेक्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इज़ कि अगर आपको लगता है कि जितने भी क्वेश्चंस आपने वहाँ पे पोज किए हैं उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस वो लिखेंगे तो उसका भी रेफरेंस आप रखिएगा साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं कल।